यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूकेटी का जो अपना टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर है जिसका तीसरा रहेगा। ठीक है, टेस्ट नंबर 2 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, 1 और 2 पार्ट 1 करके, वो भी ठीक है। तो यहाँ से टेस्ट नंबर 3 जो है ये आपका यहाँ से प्राचीन मतलब जो एंशिएंट हिस्ट्री आपकी है, मध्यकालीन जो मेडिवल हिस्ट्री है, और कला संस्कृति जो कल्चर है, इनसे लेकर के आपके यहाँ पर करीब 100 क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अपना टेस्ट सीरीज यहाँ पर चल रहा है, इसमें 2 टेस्ट पेपर हो गए, तीसरा टेस्ट पेपर भी आपका यहाँ से ये है, और मार्केट में अभी तक 4 पेपर अवेलेबल हो गए। ठीक है, तो तीसरा पेपर आप भी करा रहा हूँ ये। तो यहाँ से देखते हैं सिलेबस इसका क्या। सिलेबस में आपको यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर जितना ये सब दे रखा है सिलेबस इसका है। ठीक है, ये आपका प्राचीन हिस्ट्री का है और यहाँ पर कल्चर का है। मेटावेल का यहाँ पर सिलेबस इसमें शो नहीं किया क्योंकि यहाँ पर इतना थोड़ा फ्रेम कम पड़ रहा था। बाकी आपको जो टेस्ट रहेगा इसमें पूरा आपको सब सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर ऊपर दिए हुए थे जैसे कि प्राचीन, मध्यकालीन और कला और संस्कृति, और सब अच्छे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, जो करंट में भी कुछ न्यूज़ में थे वो, और साथ में यहाँ पर जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं, जो यूपीएससी का ट्रेंड चेंज हुआ है, मेंस के टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रीलिम्स के, वो सब टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से। और जो टेस्ट अपना है या परचेस कर सकते हो या कोरियर कर सकते हो भावेश फोटो स्टेट से, यहाँ से ये राइट। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन यहाँ से, भारत में मुगलों की विदेश नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होती थी या निर्देशित होगी। तो पहला स्टेटमेंट है, अपने आधिपत्य को सुनिश्चित रखने के लिए भारत की सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से सही है क्योंकि यहाँ पर अपने साम्राज्य की विदेश जो नीति है उसमें मुख्य रूप से यहाँ पर साम्राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित थी है। ठीक है, और ये अपने आधिपत्य को सुनिश्चित करना और भारत की जो सुरक्षा है उसको सुदृढ़ करना एक यहाँ पर प्राथमिक लक्ष्य था इनका। और मुगलों ने विशेष रूप से उत्तर पश्चिम सीमा में अपनी स्थिति मजबूत करने पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया, जहाँ पर उनके जो उज्बेकों ने चुनौती का सामना करना पड़ा था। पहली बात सही है। सेकंड, एशिया के अन्य प्रमुख देशों पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पर एशिया के अन्य प्रमुख देशों पर भी विजय प्राप्त करने की आवश्यकता थी और मुगलों की जो नीति थी वो विस्तारवादी थी, लेकिन इसका उद्देश्य ये जो पूरे एशिया में विजय प्राप्त करना नहीं था, बल्कि यहाँ पर उनका ध्यान मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों पर केंद्रित था। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, भारत के जो वाणिज्यिक हित है उसके संवर्धन करना। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत के वाणिज्यिक हित को संवर्धन, जो वाणिज्यिक हित उनके महत्वपूर्ण थे, लेकिन वे सुरक्षा और रणनीतिक और राजनीतिक स्थिरता के बाद आते थे। विदेश नीति में व्यापार मार्ग, सुरक्षा और राजस्व सुनिश्चित करना था, लेकिन ये मार्ग मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं था इसका। ये बात गलत होगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर सही पूछा है तो यहाँ से 1 2 इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन 2 है, उत्तरी काले पालिसदार जो मध्यभाग थे उसके चरण में विचार करना है। देखते हैं आपसे, ये भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ को चिन्हित करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड, ये भारत की जो द्वितीय नगरीकरण है इसके प्रारंभ में चिन्हित करता है। ये कथन यहाँ पर सही क्योंकि यहाँ पर ये महाजनपदों के उदय और गंगा घाटी में प्रमुख शहर जैसे पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वाराणसी उसके विकास के साथ जुड़ा हुआ था, जिसे अक्सर द्वितीय नगरीकरण कहा जाता था। सेकेंड बात, इस चरण में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था। ये बात गलत है क्योंकि इस चरण में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं किया जाता। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर इस काल में शहरी केंद्रों में यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तीसरी बात है, इस चरण में लौह उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। ये बात यहाँ से सही है तीसरी वाली, क्योंकि यहाँ पर इस चरण में जो लौह युग के उन्नत चरण संबंधित थे, जिसमें कृषि और यहाँ पर युद्ध दोनों के लिए यहाँ पर लोहे के औजारों का व्यापक रूप से उपयोग देखा गया था। 1 और 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से, भारतीय इतिहास में कला और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रसिद्ध यहाँ पर प्रतिमाएं और यहाँ पर स्थल दे रखे हैं इनके। देखते हैं तीसरे का, कैलाश पर्वत को उठाता हुआ रावण, ये किधर है? ये आपको हो जाएगा कैलाश पर्वत को उठाता हुआ रावण, एलोरा ये युग में सही सम्मिलित होगा। पहली बात सही है। अर्जुन की तपस्या महाबलीपुरम, ये भी बात यहाँ पर क्या है? सही सम्मिलित है। महाबलीपुरम में अर्जुन की तपस्या, यह गंगा अवतरण नामक एक विशालकाय पाषाण जो चट्टान थी उसमें खेदी गई मूर्ति देखी गई थी। तीसरा है, शेषनाग की सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु अजंता, है ना? यहाँ पे अजंता नहीं होगा, राइट? क्या होगा यहाँ पर? अजंता नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये अक्सर यहाँ पर जो महाबलीपुरम जैसे अन्य स्थलों में पाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर अजंता गुफाओं के मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित थी, वहाँ ऐसी प्रतिमाएं नहीं मिलती थी, तो ये गलत होगा। 1 2 करेक्ट है। आंसर बी। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, इसमें बोले प्राचीन काल के में भारत और रोम के मध्य होने वाले व्यापार के संबंध में विचार करना है। भारत रोम साम्राज्य के लिए रेशम का प्रमुख निर्यातक देश था। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका
गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भारत मुख्य रूप से मसालों, मोतियों, रत्न और मलमल का निर्यात करता था। रेशम का प्राथमिक स्रोत चीन था, हालांकि भारत से कुछ मात्रा में रेशम व्यापार होता था। रोम के संदर्भ में व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी सही है, क्योंकि यहाँ पर भारत के से निर्यात की तुलना में रोम से आयात कम था, जिससे यहाँ पर परिणामस्वरूप भारत से बड़ी मात्रा में रोमन सोने के आयात से चांदी और सोने के सिक्के आते थे। और लेखक द प्लिनी ए एल्डर ने इस व्यापार घाटे की चिंता व्यक्त की थी। सेकेंड बात सही है। पूछे गलत कौन सा? सही नहीं, मतलब एक यहाँ से गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शासक सातवाहन से वंश से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा सातवाहन से संबंधित शासक यहाँ पर एक तो पहला गौतमपुत्र सतकर्णी, ठीक है, दूसरा वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, और यहाँ से चौथा जो हाल नहपान यहाँ पर नहीं थे, ठीक है, नहपान ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नहपान पश्चिमी क्षत्रप वंश का शासक था, ये गलत हो जाएगा। 1, 2 और 4 यहाँ से क्या होगा? आंसर होगा, मतलब सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण स्पष्ट करता है कि तुर्क सुल्तान गुजरात पर नियंत्रण क्यों स्थापित करना चाहते थे? आंसर हो जाएगा 6 का, क्योंकि यहाँ पर देखो तुर्क सुल्तान मुख्य रूप से गुजरात पर नियंत्रण इसलिए स्थापित करना चाहते थे क्योंकि यहाँ से पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह तक आसान पहुंच होती थी, और ये बंदरगाह विदेश मामले में बेहतर मसाले और घोड़े के आयात के लिए महत्वपूर्ण थे, जिससे यहाँ पर राज्य को भारी राजस्व प्राप्त होता था। तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। 7वां देखते हैं इसे। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अधिकारी और भूमिका कार्यान्वयन के देखते हैं। पहली बात यहाँ से कोष्ठागार कानून एवं व्यवस्था का प्रवर्तक। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका कोष्ठागार या अधिकारी शाही खजाने या भंडार गृह का प्रभारी होता था, ना कि कानून व्यवस्था का प्रवर्तक। गलत हो जाएगा। उपरिक क्या होता था? देखो उपरिक एक प्रांतीय गवर्नर होता था, ना कि जिला, ठीक है, तो ये प्रमुख, गलत हो जाएगा। और विषयपति क्या होता था? विषयपति प्रांत का गवर्नर बता रहे हैं यहाँ पर, तो विषयपति एक जिले का प्रमुख या प्रशासक होता था, ना कि प्रांत का गवर्नर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीनों बातें यहाँ से गलत हैं। आंसर क्या होगा? सही सम्मिलित पूछा है तो 7वें का करेक्ट आंसर यहाँ से 7वें का, इसमें से सही सम्मिलित कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, है ना, तो यहाँ से आंसर होना चाहिए इसका 7वें का। 7वें का आप लिख सकते हो ना तो 1 ना ही 2, इसमें डी स्टेटमेंट नहीं दे रखा है, चलो आप अलग से लिख सकते हो ई स्टेटमेंट बना के, या तो इसी को लिख सकते हो, ना तो 1 ना ही 2 और ना ही 3, है ना, सभी स्टेटमेंट इसके गलत हैं। यहाँ पे फिर स्टेटमेंट इसको पूछना चाहिए था ये कौन सा यहाँ पर गलत होगा, राइट, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये होगा। तो आंसर क्या होगा? तब आंसर यहाँ से डी हमारा करेक्ट हो जाता, ठीक है, ये आंसर ऐसा, क्योंकि तीनों बातें गलत हैं। आप इसको थोड़ा सा सही कर लोगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक को अत्यधिक दुख और पश्चाताप का आभास हुआ था। इसके परिणामस्वरूप उसने भेदी घोष के धर्मघोष से परिवर्तित कर दिया था। इस संदर्भ में धर्मघोष शब्द किसे संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर यहाँ से सांस्कृतिक विजय पर, ठीक है। कलिंग के युग के पश्चात सम्राट अशोक ने युद्ध की नीति जो थी उसमें भेदी घोष सैन्य विजय को त्याग कर धर्मघोष या धर्म द्वारा विजय की नीति अपनाई थी। धर्मघोष का तात्पर्य शांति, नैतिकता और सांस्कृतिक प्रसार के माध्यम से लोगों को दिल को जीतना था। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाजनपदों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जैन ग्रंथों में महाजनपदों की किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। पहली बात क्या है? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर महाजनपदों का संदर्भ में जो पहली बात है यहाँ से गलत होगी, क्योंकि जैन धर्म भगवती सूत्र को और यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। सभी महाजनपद कुलीन तंत्र थे, ये बात गलत है, क्योंकि अधिकांशतः जो थे महाजनपद राजतंत्र थे। हालांकि वज्जी और मल्ल जैसे कुछ महाजनपद जो गणसंघ या कुलीन तंत्र व्यवस्था थी इनमें, ठीक है। तीसरा, सभी महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, सम्राट जो यहाँ पर बाद में साम्राज्य के रूप में उभरा था, ठीक है। आंसर क्या होगा? ओनली 3 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, कर्नाटक की है जो पारंपरिक रंगमंच शैली है, पौराणिक कथा तथा पुराणों पर आधारित है। प्रमुख लोक गाथाएं महाभारत से ली गई थी। इस कला में शैली की कुछ प्रमुख या महत्वपूर्ण विशेषताएं विस्तृत थी और रंगीन वेशभूषा, श्रृंगार तथा मुखौटा इनका मूल सांस्कृतिक साहित्य और नाटक से जुड़ा हुआ था, और ये नाटक नृत्य के रूप में इनका उद्भव 16वीं शताब्दी में हुआ था। तो किन की बात कर रहे हैं?
ये बात कर रहे हैं यहाँ पर जो 10 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा यक्षगान। ठीक है, यक्षगान यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिए गए परिच्छेद में कर्नाटक की जिस पारिस्थितिक जो रंगमंच है इसमें शैली का वर्णन किया गया है, रंगमंच शैली का। ये यहाँ पर यक्षगान कर्नाटक का एक लोकप्रिय पारंपरिक रंगमंच के रूप में पौराणिक कथाओं का एक पुराणों का कहानी को दर्शाता है। बी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ताजे चूने प्लास्टर पर बनाए जाने वाले भित्ति चित्र जो तकनीकें थी किस नाम से अपन को जानते थे? आंसर हो जाएगा 11वें का, ये जानते थे फ्रेस्को या फ्रेस्को। ठीक है, तो ताजे चूने पत्थर प्लास्टर से बनाए जाने वाले भित्ति चित्रों की तकनीकी को फ्रेस्को के नाम से जानते थे। ये तकनीकी प्लास्टर में सूखने से पहले ही उस पर एक रंग लगाया जाता था, जिससे क्या होता था, रंग प्लास्टर का एक अभिन्न अंग बन जाता था। इससे चित्र और लंबे समय तक बने रहते हैं, जिससे तकनीकी को प्राचीन काल से उपयोग में रहती थी और विशेषकर इटली में पुनर्जागरण काल के दौरान जो उभरी थी या सामने आई थी, ऐसा मान सकते हो। तो आंसर क्या होगा? 11वें का ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बात आपकी याद रखनी, जो मैंने बताया आपको कि कहाँ जरूरी क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे कि ताजे चूने प्लास्टर वाले से क्वेश्चन पूछे नहीं, आपसे पूछ सकते हैं कहाँ सर्वप्रथम आई थी, है ना। तो यहाँ पर सर्वप्रथम तो मैंने आपको बताया पुनर्जागरण काल के दौरान इटली में, राइट। क्वेश्चन 12, अद्वैतवाद के दर्शन के संबंध में विचार करना है। इसके प्रवर्तक रामानुज थे। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अद्वैतवाद के दर्शन के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य थे, ना कि रामानुज। सेकेंड, ये अद्वैतवाद किस सिद्धांत का समर्थन करते थे? जिनमें ब्रह्मा और जगत को एक माना गया था। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगा? सेकेंड यहाँ से सेकेंड देखते हैं। सेकेंड भी यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रह्मा को एकमात्र सत्य मानते थे और जगत को माया मानते थे। इन लेकिन दोनों कथन यहाँ पर इसके गलत होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 12वें का डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 है, भारत पर ईरानी आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव पड़े थे? ये कौन से प्रभाव थे इसके? देखते हैं इसको 13 को। देखो यहाँ से जो ईरानी आक्रमण था इसमें से आपका यहाँ से पहला बोला है भारत एक नई लेखन शैली का आगमन हुआ था। ठीक है, 13 का पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि भारत पर ईरानी आक्रमण के परिणामस्वरूप भारत एक नई लेखन शैली या खरोष्ठी लिपि का आगमन हुआ था, है ना, ऐसा पूछ सकता है। तो पहली बात करेक्ट है, भारतीयों को ईरानी सेना में भर्ती किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो मौर्यकालीन मूर्तिकला पर इसमें ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया था। इसमें भारतीयों को ईरानी सेना से भर्ती किया गया था, भारतीयों को ईरानी सेना में भर्ती किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से इसकी भर्ती किया गया था, लेकिन ये आक्रमण का प्रभाव नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक परिणाम था, है ना। यहाँ पे लिखे कि आक्रमण के समय भर्ती किया गया, तो गलत है, किया गया था लेकिन एक ये परिणाम था इनका। क्या था? एक परिणाम था, ना कि इनका एक आक्रमण के थ्रू इनको भर्ती किया गया था। तो ये बात गलत हो जाएगी। और मौर्यकालीन मूर्तिकला पर प्रभाव था, ये बात यहाँ से सही हो जाएगा। तो 1 और 3 बात सही है। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से क्या है? करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना है आपको कि क्या चीज़ पूछ रहा है। ईरानों को भर्ती किया गया था, लेकिन किस वजह से? इनका एक टारगेट मतलब परिणाम था, इनका रिजल्ट था ये, राइट, ना कि यहाँ पर इनको लड़ने के लिए या इसके जो युद्ध था उसके बाद। ठीक है, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं की जाती थी? आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर विष्णु भगवान। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में साक्ष्यों में पशुपति, महादेव और मातृ देवी की पूजा प्रमाण मिलते हैं। कुछ मोहरों पर पीपल के पेड़, वृक्ष की जो आकृतियां हैं वह मिलती थी, जो वृक्ष पूजा का संकेत देती थी। हालांकि विष्णु भगवान की पूजा के स्पष्ट प्रमाण इस काल में नहीं मिले, उनकी पूजा वैदिक काल के बाद प्रमुख हुई थी। क्वेश्चन 15, ऋग्वैदिक काल के समाज के संबंध में निम्नलिखित कथन पर कौन से यहाँ पर गलत है बताना है। ठीक है, कौन सी बात इसमें गलत है 15 में? पहली बात देखते हैं। पहला क्या है? पहला यहाँ से अधिकांश युद्ध भूमि के लिए लड़े जाते थे। देखो, क्योंकि अधिकांश युद्ध से भूमि के लिए लड़े जाते थे। ऋग्वैदिक काल में अधिकांश युद्ध भूमि के लिए नहीं होते थे, बल्कि यहाँ पर गायों जो थे उनके लिए यहाँ पर लड़ते थे। बाकी यहाँ पर कथन यहाँ पे सही है। पहली वाली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये गाय जो थी उनको लेकर यहाँ पर लड़ते थे। बाकी जो दोनों स्टेटमेंट है ये सब सही है। पहली वाली बात यहाँ से गलत होगी। क्वेश्चन 16 है, भारत के शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 16 को। पहला, ये तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, ना कि तमिलनाडु का। पहली बात गलत है। ये नृत्य सदैव समूह में किया जाता है। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये नृत्य एकल या सोलो रूप में यहाँ पर करते हैं, समूह में नहीं। तीसरा,
तीसरा है ये लौकिक विषयों पर आधारित है। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये मोहिनीअट्टम मुख्य रूप से धार्मिक विषय पर आधारित है, जिसमें यहाँ पर अक्सर भगवान विष्णु की जो कथाएं थी वो शामिल होती थी, न कि लौकिक विषयों पर। तीनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा? 16 का सही पूछा है तो कोई सही नहीं है। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत की संगीत परंपराओं का विवरण प्रस्तुत करता है? आंसर हो जाएगा 17 का एक तो पहला भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र ये प्राचीन भारतीय नाट्य और संगीत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें संगीत परंपराओं का विस्तृत विवरण है। ठीक है, मतंग का वैदेशी ये ग्रंथ भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास के सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। सिलप्पादिकारम, सिलप्पादिकारम एक प्राचीन तमिल महाकाव्य जिसमें दक्षिण भारत की संगीत और नृत्य कलाओं का वर्णन है। ये सभी प्राचीन भारत की संगीत परंपराओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18, वह मोरक्को का एक यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी जो भारतीय उपमहाद्वीप के जीवन पद्धति का वर्णन करती थी। वह भारत के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ये परिच्छेद में किस विदेशी यात्री का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? आंसर हो जाएगा 18वें का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये इब्न बतूता की बात कर रहा है। क्या होगा? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, 18 का बी, क्योंकि यहाँ पर जो परिच्छेद इसमें विदेशी यात्रियों का वर्णन किया गया है वह इब्न बतूता था। वह मोरक्को का निवासी था और यहाँ पर 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। उसने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला नामक पुस्तक में लिखा था, जो भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विस्तृत वर्णन करती है। उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया था। तो ये सब बातें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। क्वेश्चन 19 देखते हैं, 19 नंबर। अशोक के शिलालेख में निम्नलिखित में से कौन सी लिपियों का प्रयोग किया गया? आंसर हो जाएगा एक तो 19 का पहला, जिसमें से अशोक के शिलालेख में मुख्य रूप से 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था। एक तो ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी जिसको ग्रीक बोलते हैं, और यहाँ पर अरामाइक। ठीक है, तो तीनों तो ये और एक अरामाइक भी इसमें ऐड कर सकते हो। राइट, भारतीय उपमहाद्वीप पे अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इंपॉर्टेंट बात पहले तो ये है। ठीक है, और उत्तर पश्चिमी भागों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था, और अफगानिस्तान क्षेत्रीय में यूनानी और अरामाइक लिपियों का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये बात तीनों आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा, कहाँ पर कौन कौन सी लिपियों का प्रयोग किया गया था। अब तो मैचिंग करने को बोल सकता है कि कहाँ पर कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था। तो ऐसे करके आप इसको नोट करके बना सकते हो। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर सी। क्वेश्चन 20 है, जैन साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना कौन सा सही होगा? इसने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में सहायता मिली थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, प्रारंभिक जैन साहित्य की रचना संस्कृत में की गई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से 20 की ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जैन साहित्य जिसे अपना आगम मानते थे और इसकी रचना मुख्य रूप से प्राकृत और अर्धमागधी जैसे क्षेत्रीय भाषाओं में की गई थी। ठीक है, संस्कृत में बोला कि की गई थी, गलत हो जाएगा। राइट, जिससे क्या इन भाषाओं के विकास में सहायता मिली, और प्रारंभिक जैन साहित्य की रचना संस्कृत में नहीं थी बल्कि आम लोगों के यहाँ पर भाषाओं में की गई थी, ताकि वह आसानी से समझ सके। ठीक है, आंसर क्या होगा? 20 का एक ए यहाँ से सही है। 21, सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। सूफीवाद में हिंदू और बौद्ध प्रथाओं का समावेश हो गया था। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सूफीवाद में हिंदू और बौद्ध प्रथाओं का समावेश हो गया था, ये कथन सही है, क्योंकि यहाँ पर सूफी संत ने स्थानीय जो प्रथाएं थी उनके विचारों को अपनाया था, जिससे यहाँ पर एक समावेशी संस्कृति का विकास हुआ था। पहला करेक्ट है। दूसरा, सभी सूफी संत व्यापार जीवन व्यतीत करते थे और राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं होते थे वो। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये सूफी संत राजकीय सेवा में कई सूफी संत राजकीय सेवा में कार्यरत थे। ठीक है, ये शाही संरक्षण प्राप्त करते थे और सभी व्यापार जीवन व्यतीत नहीं करते थे। ये बोला सभी व्यापार जीवन व्यतीत करते, तो गलत होगा, क्योंकि सभी व्यापार जीवन व्यतीत नहीं करते थे और कुछ यहाँ पर राजकीय सेवा में काम करते थे। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, गलत है स्टेटमेंट। कहाँ पे सही है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से ये बोला है विश्व भर में कोई महिला सूफी संत नहीं हुई है। तीसरी बात भी गलत, क्योंकि यहाँ पर विश्व भर में कोई महिला सूफी संत हुई है, जैसे कि यहाँ पर रबिया बसरी। ठीक है, रबिया बसरी। राइट, तो ये बात गलत हो जाएगी, केवल सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही था। आंसर सी। 22, आर्यभट्ट के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है।
उन्होंने ग्रहों की स्थिति की गणना की थी। पहली बात यहाँ से आर्यभट्ट के संदर्भ में यहाँ पर जो है उन्होंने ग्रहों की स्थिति की गणना की और आर्यभट्टी नामक ग्रंथ भी खगोलीय गणनाओं का वर्णन किया था। ठीक है, सही है। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारण की खोज की थी। ये भी बात यहाँ पर सही है कि यहाँ पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारणों को वैज्ञानिक व्याख्या की थी। ये बताया था कि वे ग्रहण पृथ्वी की छाया के कारण होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। उन्होंने भी स्पष्ट किया कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जो उस समय एक क्रांतिकारी विचार था। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर 22 का सी यहाँ से सी नहीं डी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, 23 नंबर, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर के संबंध में और महाबलीपुरम के तट के मंदिर के संबंध में कौन सी यहाँ पर विशेषताएं एक समान थी? ठीक है, कौन कौन सा? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के तट मंदिर में क्या क्या इनकी समानताएं ये पूछ रहा है और विशेषताएं थी। देखो, पहली बात यहाँ से दोनों का निर्माण एक चट्टान को काटकर किया गया था। पहली बात यहाँ से क्या होगी? गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का निर्माण एक चट्टान को काटकर नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पर एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर एक अखंड चट्टानों को काटकर बनाया गया था, मोनोलिथिक, और जबकि महाबलीपुरम के तट का मंदिर एक सौर टेम्पल संरचनात्मक मंदिर है जो पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था, न कि काटकर, बल्कि एक समान नहीं है। ये गलत हो गया। दोनों भगवान शिव को समर्पित हैं, ये बात यहाँ से सही, क्योंकि दोनों भगवान शिव को समर्पित हैं। ठीक है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम के तट मंदिर दोनों मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित हैं, ये विशेषता समान है इनकी। ठीक है, और तीसरा, दोनों का निर्माण राष्ट्रकूट शासक द्वारा करवाया गया था। देखो, दोनों का निर्माण राष्ट्रकूट शासक द्वारा क्या है? नहीं कराया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूट शासक द्वारा और कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था, जबकि यहाँ पर महाबलीपुरम तट मंदिर पल्लव शासक और नरसिम्हवर्मन सेकंड द्वारा पर बनवाया गया था, इसलिए यहाँ पर ये समान नहीं है। ओनली 2 करेक्ट है, मतलब 2 बात, दूसरी बात सिर्फ सही है, बाकी कोई यहाँ पर इसकी समान बातें नहीं है। आंसर क्या होगा? केवल 2 बी यहाँ से करेक्ट है। 24 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 24 का पहला, सभी नगरों का निर्माण सुनियोजित ढंग से हुआ था। पहली बात क्या होगा? पहला यहाँ से इसका स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सभी नगरों का निर्माण जो था ये सुनियोजित ढंग से हुआ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंधु जो घाटी सभ्यता है ये अपनी उन्नत नगर नियोजन के लिए यहाँ पर जानी जाती है, जिससे अधिकांश नगर का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया था, ये बात सही है। गैर मानकीकृत वजन का उपयोग किया जाता था, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर गैर मानकीकृत जो वजन है इसका माप के लिए मानकीकृत प्रणाली का उपयोग करते थे, ना कि गैर मानकीकृत। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, विस्तृत जल निकासी और सीवेज प्रणाली विद्यमान थी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता में विस्तृत और उन्नत जल निकास, ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज प्रणाली मौजूद थी, ये बात सही है। गलत पूछा है, हाँ कौन सा गलत है? तो केवल 2। क्वेश्चन 25 है, बुलंद दरवाजा के निर्माण कराया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था किसके उदाहरण में से? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर यहाँ से अकबर की गुजरात विजय पर उपलब्ध में। ठीक है, देखो यहाँ पर जो बुलंद दरवाजे का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के गुजरात पर अपनी जो विजय है इसके उपलब्ध में या उपलक्ष्य में जो फतेहपुर सीकरी उसमें करवाया गया था। पहली बात, चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य और वित्तीय कानून विषय या धूम्रपान, शराब, नशीली जो दवाएं हैं इसका सेवन से संबंधित सामग्री के लिए हमेशा एक संक्षिप्त स्पष्ट यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आंसर? आंसर इसका ए करेक्ट हो जाएगा 25 का। 26 है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं? बुद्ध के जीवन से इनमें से कौन से स्थल संबंधित हैं? आंसर आपको बताना 26 का। ठीक है, देखते हैं। पहला सारनाथ, क्या होगा? सारनाथ यहाँ से सही है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्रवर्धन यही दिया था, सही है। कुशीनगर बुद्ध ने यहीं पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी उनका निधन। ठीक है, लुम्बिनी में क्या है? लुम्बिनी बुद्ध ने जो लुम्बिनी में था ये वह स्थान है जहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ या बुद्ध उनका जन्म हुआ था। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 26 का 1 2 3 मतलब 27 है, भारत में इस्लामी वास्तुकला में निम्नलिखित में से किस या किन अलंकारिक शैली का उपयोग किया गया था? भारत जो में इस्लामिक वास्तुकला है उसमें कौन सी अलंकारिक शैली का प्रयोग किया गया था? आंसर हो जाएगा 27 का। एक तो पहला क्लस्टर ऑफ
जो पत्थरों का उसका सुलेखन, ठीक है, प्लास्टर पर पत्थरों का सुलेखन, ये बात सही है। और एक दूसरी बात, ज्यामिति पैटर्न, ये भी बात यहाँ से सही, क्योंकि ज्यामिति पैटर्न पर इमारतों को सजाने के लिए जटिल ज्यामितीय आकृति और पैटर्न व्यापक रूप से उपयोग किए जाते थे, ठीक है। तीसरी बात है दीवार की सतह पर सजीव आकृति का चित्रण, ये बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि इस्लामी परंपराओं का आमतौर पर जीवित प्राणियों और विशेषकर मानव अलंकृत जो चित्र उसका वर्जित माना जाता था, इसलिए यहाँ पर इसका शैली का उपयोग नहीं किया गया। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 27 का जो हो जाएगा सी आंसर करेक्ट है। 28 है, देखते हैं 28 को। पहला है, इसमें बोला निम्नलिखित पर विचार करना है, नाटक शैली और यहाँ पर इसके राज, ठीक है। देखते हैं पहला है भावना किधर होगा, भावना ये महाराष्ट्र, ये बात गलत है। भावना महाराष्ट्र, बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भावना असम की एक पारंपरिक नाट्य शैली है जिसे महान संत श्री समंत शंकरदेव ने 15वीं शताब्दी में शुरू किया था, गलत हो जाएगी। तमाशा उत्तर प्रदेश गलत है भी, क्योंकि तमाशा मुख्य रूप से महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध और ऊर्जावान लोक नाटक कला है, ये बात गलत है। दशावतार गोवा, दशावतार यहाँ से सही है, क्योंकि दशावतार दक्षिण महाराष्ट्र और उत्तरी गोवा के कोंकण क्षेत्र में व्यापक रूप से लोकप्रिय है, एक धार्मिक नाट्य शैली है, ठीक है। जब तीसरा करेक्ट है, आंसर यहाँ से क्या होगा, केवल 3 बातें यहाँ से सही होगी 28 में, तो सी स्टेटमेंट सही है। 29 है, धर्मशास्त्र के बारे में क्वेश्चन है। धर्मशास्त्र निर्धारित करता है क्या, देखो धर्मशास्त्र है ये भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ और समूह होता है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाले नियम में कर्तव्यों को निर्धारित करता है, जैसे कि विवाह के लिए नियम, ठीक है, और विभिन्न वर्गों के राजाओं का कर्तव्य होना, ठीक है, और यहाँ पे विभिन्न अपराधों के लिए दंड होना। तीनों बातें यहाँ पर इसकी क्या होंगी, सही होंगी, क्योंकि यहाँ पर अब धर्मशास्त्र में विभिन्न अपराधों के लिए उचित दंड भी यहाँ पर विधान होता था, ठीक है। और यहाँ पर जो विवाह के लिए नियम धर्मशास्त्रों में विभिन्न प्रकार के विवाह, जैसे कि ब्रह्मदेव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, है ना, इन सब के लिए यहाँ पर विस्तृत नियम भी बताए गए थे, ठीक है। और विभिन्न वर्गों के लिए राजाओं का कर्तव्य, इसमें वर्ण व्यवस्था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इनके अनुसार यहाँ पर प्रत्येक वर्ग के लिए विशिष्ट कृत और राजाओं के लिए राजधर्म के लिए एक प्रजापालन बनाए जाते थे। तो तीनों बातें एकदम करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा, आंसर 29 का डी करेक्ट हो जाएगा, ओह सॉरी डी। ये क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, बौद्ध धर्म में उपासना का प्रतीक और यहाँ पर घोतक। देखते हैं इसको। पहला है यहाँ पर रिक्त आसन क्या होता है, देखो रिक्त आसन महापरिनिर्वाण, रिक्त आसन खाली सिंहासन बुद्ध के महापरिनिर्वाण, मृत्यु और अंतिम मुक्ति का प्रतीक होता था, क्योंकि वे अब भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, सही है। सेकंड, पीपल का व्रज, ज्ञान प्राप्ति, सेकंड बात भी यहाँ से सही है कि ज्ञान प्राप्ति पीपल का व्रज, बोधि व्रज उस स्थान का प्रतीक है जहाँ बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया, ठीक है। चक्र क्या होगा, चक्र यहाँ से बुद्ध का प्रथम उपदेश, चक्र धर्म चक्र बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक मानता है, जो धम्म और उसके पहिए का गतिमान करने का संकेत देता है। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर यहाँ से 30वें का डी करेक्ट है। 31 देखते हैं, 31 नंबर। 31 नंबर है, इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के भारत आक्रमण पर परिणाम नहीं था, ठीक है। तो कौन सा नहीं था, देखते हैं इसको। पहला क्या बोला है, मौर्य साम्राज्य का विस्तार, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से मौर्य साम्राज्य का विस्तार, और दूसरा व्यापार सुविधा में कमी और भारत में यूनानियों की बस्ती और भारत के संबंध में महत्वपूर्ण भौगोलिक वृत्तांत। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा जो 31 है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ से ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के कई यहाँ पर परिणाम हुए थे, लेकिन यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार उनमें से एक नहीं था। वास्तव में सिकंदर के जाने के बाद वहाँ पर उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता ने चंद्रगुप्त मौर्य को उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने की मदद की थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 31 का। आगे रहते क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन से मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण से सम्मिलित थे, कारकों में सम्मिलित थे। आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो पहला, उत्तर पश्चिमी सीमाओं की उपेक्षा करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अशोक के बाद शासकों ने
उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर ध्यान नहीं दिया था, जिससे यहाँ पर विदेशी जो आक्रमणकारी थे, जिस यूनानी को भारत में प्रवेश करने का अवसर मिल गया था। मौर्य शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दी जा गई यहाँ पर नदी प्राथमिकता। सेकेंड बात यहाँ से सही होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव और बाद में शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दी गई कुछ रियासतों या नीतियों में सामाजिक असंतोष के कारण बनी थी। ठीक है, यहाँ पर नदी नहीं होगा, यहाँ पर होगा मौर्य शासकों द्वारा दी गई, है ना, दी गई प्राथमिकता। यहाँ से सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो किए जाने वाला अन्यायपूर्ण शासन। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ पर प्रशासनिक जो अधिकारियों द्वारा किए जाने वाला अन्यायपूर्ण शासन, ये अंतिम मौर्य शासकों के दौरान प्रांतीय अधिकारियों की दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन भी साम्राज्य की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन गई थी। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा, तीनों करेक्ट है, तो 32 का आंसर डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, चौर पंचासी का चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा जो पहला, ये कुल्हादार चित्रकला समूह के भाग हैं। पहली बात 33 का पहला स्टेटमेंट से इसका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चौर पंचासी का चित्रकला जो है उसमें यहाँ पर ये कुल्हारदार जो चित्रकला है उसका समूह के भाग थे। इनकी प्रमुख विशेषता शंकु टोपी पर पगड़ी पहने हुए पुरुषों पर चित्रण होती थी। सेकंड, ये मुगल शैली में पश्चिम भारत की स्वदेशी चित्रकला शैली की सम्मिश्रण होता था। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये पश्चिमी भारत में स्वदेशी चित्रकला शैली का हिस्सा थे, न कि मुगल शैली का सम्मिश्रण। इनकी प्रमुख विशेषता टोपी पहने हुए, जो शंकु टोपी पहने पगड़ी होते, ये बात सही मैंने बताई ऊपर आपको। तो 1 और 3 बात इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3, मतलब सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 34 देखते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई थी? आंसर हो जाएगा 34 का जो पहल की गई थी। एक तो पहला, समान मानक के सोने चांदी तांबे सिक्कों का प्रचलन था। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है, जिससे व्यापार में आसानी हुई थी। और ग्रांड ट्रंक रोड का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, और नई सड़कों को निर्माण किया था, जिससे क्या परिवहन बेहतर हुआ था। और सरलीकरण सीमा संरचना की थी, जिससे यहाँ पर जो सीमा शुल्क संरचना का सरलीकरण होता, जिससे व्यापार बाधाएं कम हुई थी। तीनों बातें करेक्ट हैं। 34 का आंसर डी यहाँ से सही आंसर होगा। 35 है, अकबर के शासनकाल के दौरान सुलह-ए-कुल से संबंधित था किससे? सुलह-ए-कुल जो संबंधित था, ये संबंधित था शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने वाली धार्मिक नीति से संबंधित था ये। ठीक है, अकबर के शासनकाल में जो सुलह-ए-कुल था, इसकी नीति का संबंध उसकी धार्मिक नीति से था, और इस नीति का उद्देश्य की धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच एक शांति को स्थापित करना चाहता था। 36 नंबर है, हर्ष के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये अत्यधिक केंद्रीकृत था। पहली बात 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहली बात यहाँ से जो स्टेटमेंट है गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर हर्ष का जो प्रशासन था ये पूरी तरह से केंद्रीकृत नहीं था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सामंतों और स्थानीय शासकों के पास महत्वपूर्ण स्वायत्तता थी। गलत हो गया। सेकेंड बात, कानूनों और प्रशासन व्यवस्था पूर्णतया सुव्यवस्थित थी। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जिसकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से सुव्यवस्थित नहीं थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यात्रा के दौरान डकैतों को लूटे गए जाने का उल्लेख यहाँ पर किया है। ठीक है, तीसरा, धार्मिक उद्देश्य के लिए व्यय आवंटित नहीं किया गया था। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक जो उद्देश्य के लिए यहाँ पर पर्याप्त व्यय आवंटित किया गया था, विशेषकर प्रयाग में आयोजित जो महामोक्ष है उस परिषद में बताया गया है। तीनों बातें यहाँ से इसकी गलत हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 36 का सही पूछा है कौन सा होगा, तो उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन 37 है, चोल साम्राज्य के जो प्रशासन है उसके संबंध में विचार करना है। चोल अभिलेख उल्लिखित उर सभा ग्राम सभाएं होती थी। चोल अभिलेखों पर उल्लिखित उर सभा और ग्राम सभाएं होती थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड, ग्रामीण मामलों का प्रबंधन कार्यकारी समितियों द्वारा किया जाता था, जो सभी के लिए खुली होती थी। सेकंड बात यहाँ से इसकी क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण मामलों में कार्यकारी जो समिति थी, ग्रामीण मामलों का जो प्रबंधन कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता था, लेकिन यहाँ पर ये समितियाँ आमतौर पर विशिष्ट सदस्यों जैसे कि धनी भूस्वामी ब्राह्मण उनके लिए खुली होती थी, ना कि सभी के लिए। ये बात गलत होगी। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है। 37 का एक।
38, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला जो है उसकी द्रविड़ शैली की अद्वितीय विशेषताएं बताता है? पहली बात, मंदिर उद्गठित भूखंड पर निर्मित किए जाने थे। पहली बात 38 का यहाँ से सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो द्रविड़ शैली की वास्तुकला थी उसमें मंदिर आमतौर पर ऊंचे चबूतरे, उच्चठित जिसको बोलते हैं भूखंड, ऊंचे चबूतरे इसको बोलते हैं, ठीक है, इस पर बनाए जाते थे। इससे यहाँ पर क्या है, अतिरिक्त यहाँ पर मंदिर परिसर में अक्सर एक बड़ा जलाशय होता था, ठीक है, जो मंदिर परिसर में चारों ओर यहाँ पर चार दीवारी से घिरे होते थे। ये भी पूछा है, जलाशय होता था, ये बात सही है, ठीक है। तीसरा, मंदिर में चार दीवारी से घिरे होते थे। ये क्या होगा, ये चार दीवारी से घिरे होते थे, लेकिन ये एक समान विशेषता थी, ठीक है, अद्वितीय नहीं थी, राइट। ये बोला कि यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा अद्वितीय विशेषता क्या होगी, अद्वितीय विशेषता तो पहला नहीं दूसरा, लेकिन जो मंदिर में चार दीवारी से घिरा था ये बात सही है कि, लेकिन क्या था, लेकिन समान विशेषता थी एक, ये मंदिर में चार दीवारी एक समान विशेषता थी, ना कि अद्वितीय विशेषता, इस वजह से गलत होगा। स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपको ध्यान देना कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इस चीज़ को लेकर आपको क्वेश्चन पेपर में ध्यान देना है। पेपर में यही गलती हम लोग करते हैं, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, हमको पता है हाँ चार दीवारी से था, मार गया, सब ठीक सही हो गया, सब सही है, ठीक है, तो अद्वितीय पूछा इस वजह से गलत होगा, राइट, याद रखना है बात। ओनली 1 2 करेक्ट है, 38 का आंसर 1 2 सही हो जाएगा आंसर डी। यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को यहाँ पर एंशिएंट का कल्चर जो है और मेडाइवल का अच्छे क्वेश्चनों को फ्रेम किया गया है, जो मेंस का टॉपिक है उनसे, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप इनको करना है। 39, सातवाहन शासकों के प्रशासन के संबंध में विचार करना है। इनके द्वारा ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त दान की प्रथा आरंभ की गई थी। पहली बात, 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, सही है, राइट, पहली बात सही, क्योंकि यहाँ पर जो सातवाहन थे उन्होंने ब्राह्मणों और शूद्र, ब्राह्मणों और जो बौद्ध भिक्षु थे उनको करमुक्त दान देने की प्रथा शुरू की थी, जिसे ब्रह्मदेव या अग्रहार दान कहा जाता था। यह भूमि दान करने का सबसे पहला ज्ञात अभिलेख साक्ष्य था। इनके प्रशासन में सामंती व्यवस्था का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होता था, क्योंकि यहाँ पर उनके प्रशासन में सामंती व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होते थे, जैसे आमात्य, महामात्य जैसे अधिकारियों का उल्लेख था, जो एक प्रकार की सामंती संरचना को इशारा करते थे। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि बोला नहीं था ये, है ना, तो 1 करेक्ट है, आंसर एक यहाँ से सही है। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से कारक 15वीं शताब्दी में बंगाल के विदेशी व्यापार विकास में सहायक था? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर, भारत में पुर्तगालियों का आगमन। क्या होगा, ए यहाँ से 40 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का भारत के जो समुद्री तट है उस पर आगमन हुआ और उन्होंने बंगाल सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, और पुर्तगालियों की उपस्थिति ने बंगाल के विदेशी व्यापार में विशेषकर मसालों और वस्त्रों के व्यापार को बढ़ावा दिया था और उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंसर क्या हुआ, 40 का ए करेक्ट है। 41 देखते हैं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में संधार, निरंधार और सर्वतोभद्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है 41 में करेक्ट आंसर मंदिरों से। किससे संबंधित है? मंदिरों से संबंधित है। करेक्ट आंसर सी यहाँ से इसका सही होगा, क्योंकि संधार, निरंधार और सर्वतोभद्र शब्द भारतीय मंदिर वास्तुकला से संबंधित थे। ये शब्द मंदिर निर्माण के लिए विभिन्न शैलियों का प्रकार मानते थे, और विशेषकर नागर शैली में संधार का अर्थ था गर्भगृह के चारों ओर जो प्रदक्षिणा है उसका पथ वाला मंदिर, निरंधार का अर्थ होता था बिना प्रदक्षिणा वाला मंदिर, और सर्वतोभद्र का अर्थ था कि यहाँ पर एक ऐसा मंदिर जिसमें चारों ओर दिशाएं प्रवेश द्वार हों। तीनों में आप लिख सकते हो, तीनों की इंपॉर्टेंट बातें ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, संगम साहित्य में तमिलों के सामाजिक विकास के कई चरणों पर विशेष जानकारी प्रदान की करता है, इसके संबंध में विचार करना है। आख्यान ग्रंथों के अनुसार आरंभिक तमिल लोग मूल चरवाहे रूप से होते थे। पहली बात, 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 42 का यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर आख्यान ग्रंथों के अनुसार आरंभिक तमिल लोग मूल रूप से चरवाहे थे। ये कथन सही है, क्योंकि यहाँ पर संगम साहित्य में विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख भी था, जिसमें यहाँ पर मुल्लई चरागाह क्षेत्र जिसको बोलते थे, और आयर चरवाहे जो होते थे। पहला सही है। दूसरा, इन ग्रंथों में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के संबंध का उल्लेख नहीं मिलता है। गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन व्यापार में आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख भी यहाँ पर देखा गया था, राइट, क्योंकि जो ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर संगम साहित्य में विशेषकर पट्टिनमपलाई जैसे जो ग्रंथ थे, बंदरगाहें थे, मार्ग थे, व्यापार थे, आर्थिक गतिविधि थे, अमन नामक यहाँ पर कर सब देखने को मिले थे। ठीक है, पूछा यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से सही नहीं है, बी। ठीक है, याद रखना है कि एक बात जो एक्स्ट्रा पॉइंट आते हैं वो सबको एक एक बात याद रखनी है। 43,
भारत की सांस्कृतिक परंपरा के संबंध में पखीड़ा एक प्रसिद्ध है क्या? पखीड़ा एक प्रसिद्ध है यहाँ से, ये राजस्थान किसानों द्वारा गाए जाने वाला एक लोकगीत है। 43 का क्या होगा? डी आंसर स्टेटमेंट इसका सही होगा। पखीड़ा राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। ये गीत मुख्य रूप से होली के अवसर पर किसानों द्वारा गाया जाता है, जिसमें वे अपने खेतों को काम करते हुए, मनोरंजन करते हुए, बसंत ऋतु को स्वागत करते हुए, और ये राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति को एक अभिनव बताता है। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 44 है, दक्कन भारतीय इतिहास के संबंध में पोलीगार शब्द का क्या अर्थ होगा? पोलीगार शब्द का यहाँ पर जो अर्थ होगा ये हो जाएगा यहाँ से, ये सैन्य क्या होते थे? सैन्य सरदार होते थे। क्या होते थे? सैन्य सरदार होते थे। राइट, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, दक्कन और दक्षिणी भारतीय इतिहास के संदर्भ में पोलीगार या पलयक्कार शब्द का अर्थ यहाँ पर सैन्य सरदार या स्थानीय मुखिया होता था। ये लोग विजयनगर साम्राज्य और उसके बाद नायकों के जो शासनकाल था उसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, और वे अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखते थे और कर इकट्ठा करने के लिए सैन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते थे। ठीक है, क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा औरंगजेब की धर्म नीतियों या धर्मी नीतियों का भाग था? आंसर हो जाएगा 45 का। एक तो पहली बात है गैर मुसलमानों द्वारा जजिया कर का भुगतान पर प्रतिबंध। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से 45 की क्या होगी? पहला स्टेटमेंट 45 का यहाँ से गलत होगा। ठीक है, पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर गैर मुसलमानों द्वारा जजिया कर भुगतान पर प्रतिबंध यहाँ पर औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को फिर से लागू किया था। ठीक है, नए मंदिरों के निर्माण को बढ़ावा देना। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात स्टेटमेंट यहाँ पे ये भी गलत होगी क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब ने नए मंदिरों के निर्माण के लिए प्रतिबंध लगाया था, न कि यहाँ पर बढ़ावा दिया था। सरिया में वर्णित गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तीसरी बात यहाँ से इसकी सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरिया में वर्णित जो गतिविधि थी इसको नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, और औरंगजेब ने मुहस्सिब नामक अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी इसमें, जिनका काम शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण को विनियमित करना था। केवल 3 सही है, ए यहाँ से आंसर है। 46 भारतीय शास्त्रीय संगीत के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, कर्नाटक संगीत विशुद्ध रूप से स्वदेशी है, जबकि हिंदुस्तानी संगीत विभिन्न संगीत शैलियों का प्रभावित है। पहला 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? सही है। ठीक है, क्योंकि कर्नाटक जो विशुद्ध शैली है इसके बारे में यहाँ पर बात ये सही है, क्योंकि कर्नाटक संगीत की परंपरा काफ़ी हद तक दक्षिण भारत की तक ही सीमित रही थी और बाहरी प्रभाव से कम प्रभावित हुई थी, जबकि हिंदुस्तानी संगीत फारसी और इस्लामी संगीत परंपराओं के सहित विभिन्न प्रभावों से विकसित हुई थी। सेकेंड बात है, कर्नाटक संगीत में रागों की संख्या हिंदुस्तानी संगीत की तुलना में अधिक है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, दूसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये हिंदुस्तानी संगीत की रागों की संख्या कर्नाटक संगीत की तुलना में अधिक थी, हालांकि दोनों प्रणालियों में एक विशाल संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन 46 में सिर्फ 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ए यहाँ से इसका सही आंसर है। 47 है, दक्षिण प्रायद्वीप महापाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करना है। देखते हैं इसको 47 को। पहला यहाँ से 47 लिख लेते हैं। हाँ, महापाषाण अत्यंष्टि से संबंधित संरचनाओं को संदर्भित करता है, जिससे कब्र और पत्थरों के विशाल टुकड़े से घिरी होती है। पहली बात यहाँ से 47 का स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इनके पत्थरों में विशाल टुकड़े का उपयोग करते थे और अक्सर कब्रों या त्यष्टि स्थलों को घेरने के लिए चिन्हित करने के लिए बताते थे। सेकेंड, महापाषाणकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे और कृषि व्यवस्था भी उन्नत व्यवस्था में नहीं थी। ये बात गलत है, क्योंकि महापाषाणकालीन लोग लोहे से अच्छी तरीके से परिचित थे और वे इस काल से कब्रों और लोहे के जो औजार थे उस सबके बड़ी मात्रा में देखे गए थे और कृषि भी उन्नत अवस्था में देखी गई थी। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, काले और लाल मध्यमान का उपयोग व्यापक रूप से प्रचलित था। ये बात सही है, क्योंकि काले और लाल जो मध्यमान थे ये सबसे प्रचुर और प्रमुख मात्रा में इनको व्यापक रूप से प्रचलित देखा गया था। 1 और 3 करेक्ट है, सही पूछा है तो डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से साम्राज्यों या शासकों में से कौन से पल्लव के समकालीन थे? आंसर हो जाएगा 48 का। एक तो पहला कृष्णा, गुंटूर क्षेत्र के इक्ष्वाकु। ठीक है, ये पल्लवों ने कृष्णा के गुंटूर क्षेत्र के इक्ष्वाकु थे, उसके बाद के क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। वे एक दूसरे के समकालीन थे और उनके बीच संघर्ष भी होते रहते थे। सही है। बादामी के चालुक्य जो थे ये कांची के पल्लव और दक्षिण के 2 प्रमुख साम्राज्य थे जो यहाँ पर सदियों तक एक दूसरे के समकालीन रहे थे
और उनके बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। मैसूर का गंगवंश जो है ये मैसूर क्षेत्र में शासन किया था और वे पल्लवों और चालुक्य तो दोनों के समकालीन था, और ये सभी राजवंश लगभग एक ही समय अवधि के दक्षिण भारत में विभिन्न हिस्सों को शासन कर रहे थे। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित विचारों पर कौन सा यहाँ पर जो कबीर और गुरु नानक के दोनों की दृष्टि में समान थे, बताना। पहला यहाँ से एक आदर्श राज्य जिनका नेतृत्व एक दार्शनिक राजा द्वारा किया जाता था। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आदर्श राज्य जो है ये विचार प्लेटो का था, न कि कबीर का, है ना, तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी। सेकंड बात है 49 का, इसमें बोले ईश्वर तक पहुंचने के लिए तीर्थ यात्रा में विश्वास, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात जो 49 की है ये बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों ने तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा जैसे बाहरी अनुष्ठानों को अस्वीकार किया था और आंतरिक भक्ति पर जोर दिया था, ठीक है, विश्वास नहीं किया था। जाति व्यवस्था का आलोचना की थी। सेकंड बात तीसरी बात भी यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जाति व्यवस्था की आलोचना की थी, दोनों जातियों की व्यवस्था कड़ी आलोचना, और यहाँ पर सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास किया था। केवल 3 बातें यहाँ से सही है, आंसर क्या होगा? 49 का सी। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। ध्रुपद के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा सही होगा? 50 पहला, ये उत्तरी भारत में विकसित हिंदुस्तानी संगीत की एक प्रसिद्ध शैली है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? सही है, ठीक है। सेकंड, ध्रुपद शैली में वीणा और पखावज वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया था। सेकंड बात भी सही, क्योंकि ध्रुपद शैली में वीणा पखावज वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया था, ये कथन यहाँ पर करेक्ट है। और पखावज एक प्रमुख ताल वाद्य है और वीणा विशेष रूप से रुद्र वीणा का उपयोग पारंपरिक रूप से करते थे। स्वामी हरदास और तानसेन का संबंध ध्रुपद शैली से था। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि स्वामी हरदास एक महान ध्रुपद गायक और संगीतकार थे और तानसेन उनके शिष्य थे, जो सम्राट अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से 50 का डी सही आंसर है। तो इस टाइप से देखो 50 क्वेश्चन, चलो 51 भी देख लेते हैं। 51 यहाँ से आ गया। 51 बोला है शैल चित्रकला और प्रागैतिहासिक काल की एक अनूठी विशेषता थी, इनमें से विचार करना है। इन चित्रों में चित्रित पक्षियों और जानवरों की जो देवी देवताओं के साथ यहाँ पर पूजा की जाती थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत होगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इन चित्रों में चित्रित पक्षियों और जो जानवरों की पूजा देवी देवता के रूप में किए जाने के साक्ष्य आमतौर पर नहीं मिलते थे। ये चित्र अक्सर शिकार और दैनिक जीवन के जो अनुष्ठान थे उससे संबंधित होते थे, हालांकि जानवरों का महत्व था वहाँ पर, ठीक है। तो पहली बात गलत हो जाएगी। आपसे भी बोल सकता है कि इनमें जानवरों को वहाँ पर महत्व ही नहीं था, राइट। तो ये बात आपको जो मैंने लास्ट में बताई पॉइंट याद रखना है, वो पहली बात गलत है। सेकेंड, मानव आकृतियों को छड़ीनुमा संरचना में चित्रित किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से मानव की आकृतियों को छड़ीनुमा संरचना, मैंने आपको बताया, आपको छड़ीनुमा पर जो बताया गया था उनको, तो बात सही है ये। तीसरा है, अच्छा तीसरा नहीं दे रखा है, तो पहला क्या था? पहला गलत था, दूसरा आपको मैंने बताया था कि छड़ीनुमा में यहाँ पर इनको दर्शाया गया था, ये सही था। पूछा क्या है? तो देखते हैं स्टेटमेंट, पूछे कौन सा सही है, तो केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ से सही है, बी नंबर, ठीक है। तो इस टाइप से जो 51 क्वेश्चन है हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। कल स्टार्ट करेंगे इसको 52 नंबर क्वेश्चन से और 100 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे। फिर उसके बाद परसों करेंगे जो टेस्ट नंबर अपना रहेगा चौथा, जो भी हिस्ट्री का आगे पार्ट करेगा, और ठीक है, कुछ मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट उसको शामिल करेंगे, राइट। तो 52 से कल देखेंगे और यहाँ से 51 तक हो गया। आप एक एक टॉपिक को, इससे अंदर जो टॉपिक लिखे हैं वो टॉपिक को कवर करना है, साथ ही इस क्वेश्चनों को भी कवर करना है, राइट। एक पेपर मैंने कवर कराया हुआ है, विजन है इसका, वो भी कल्चर का है। कल्चर मतलब यहाँ कल्चर है, एंसेंट है, मेडिवल है ना, वो भी पार्ट यहाँ पर विजन के कराए हुए हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो आपके 2 पेपर यहाँ से हो जाएंगे, मतलब कहने का 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इससे, ठीक है। तो आप अच्छे से इनको कर सकते हो और प्रैक्टिस अपनी अच्छी कर सकते हो। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप टेलीग्राम पे कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट बात रहेगी मैं आपको यहाँ से बताता रहता हूँ एग्जाम के लिए, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।